वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इस कोर्स टाइटल से रिलेटेड, जो कि आपकी बीएससी 6 सेमेस्टर का कोर्स है, से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, द FPO इन इंडिया फॉलोज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ। FPOज मीन्स आपका फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के एक्ट्स को कब से मानता है, या कह सकते हैं तो ये सब साथियों 2006 से जो है इसको फॉलो कर रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के जो नियम को ये 2006 से फॉलो कर रहा है। FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के नियमों को, इसके एक्ट्स को जो है 2006 से फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द FPO इज़ इफेक्टिव फ्रॉम। FPO जो है आपका फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको कब से लागू किया गया है? तो साथियों इसको लागू किया गया है 1955 से। ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द सर्टिफाइंग एजेंसी ऑफ FPO इज। FPO की सर्टिफाइंग एजेंसी क्या है? तो FPO की जो सर्टिफाइंग एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल फूड लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इज। ये सेंट्रल फूड लेबोरेटरी कहाँ पर सिचुएटेड है? तो साथियों ये सिचुएटेड है बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली या कोलकाता में। तो ये जो है आपका कोलकाता में सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों स्थित है मैसूर में, मैसूर कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये मैसूर कर्नाटका में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सीफेड वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन। सीफेड पहली बार कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, लुधियाना में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीफेड वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1989 इन लुधियाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, E224 इज़, ये क्या है? E224 क्या है? E224 क्या है? तो साथियों E224 जो है आपका KMS है। KMS क्या है? ये आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है। ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है। KMS जो है आपका E224 है। E224 जो है एक प्रकार का पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है। ये प्रिजर्वेटिव है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ MVTR। MVTR का पूरा नाम क्या है? तो MVTR का पूरा नाम है साथियों मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। MVTR का फुल फॉर्म है मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, CO ऑफ फसाई। फसाई के CO क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है CO कौन है? तो साथियों इस समय इसके CO हैं श्री गांजी कमला वीराव। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। इसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। श्री गांजी कमला वीराव जो है इस समय फसाई के जो है CO हैं। और इसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन की बात करें तो साथियों इसके चेयरपर्सन इस समय राजेश भूषण है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट ऑप्शन है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर इज आल्सो नोन एज। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसे जाना जाता है ऑपरेटिव कूलिंग चैम्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द ब्रिक ECC वाज डेवलप इन इंडिया बाई। ब्रिक ECC को कब डेवलप किया गया था? तो साथियों इसे डेवलप किया गया था, अच्छा किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बाई की बात कर रहा है तो सुशांता के राव एंड DS खुरादिया के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। सुशांता के राव एंड DS खुरादिया के द्वारा इनको जो है डेवलप किया गया था ब्रिक ECC को। अगला है क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर पेरिशेबल बाई नेचर। तो बाई नेचर जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितने परसेंट जो है पेरिशेबल होती हैं? तो साथियों ये होती हैं 40%। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14, विच इज अ मोड ऑफ डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के दौरान जो है जो कह सकते हैं कि जो खराब होने लगती है चीज़ें, तो वो किस तरीके से होती हैं? विच इज अ मोड ऑफ डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का कौन एक तरीका है, कौन सी एक विधि है? तो साथियों जो है आप जब स्टोर करते हैं तो अगर रूट ग्रोथ हो रही है तो भी ये डिटेरियोरेशन हो रहा है, फाइबर का डेवलपमेंट हो रहा है तभी ये डिटेरियोरेशन को बता रहा है, या मॉइस्चर लॉस हो रहा है तो कह सकते हैं कि सारे के सारे जो फैक्टर्स जो यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं, चाहे रूट ग्रोथ हो, फाइबर का डेवलपमेंट हो या लॉस ऑफ मॉइस्चर हो, ये सब जो है आपका डिटेरियोरेशन को जो है इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्रॉप प्रोडक्शन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इज। क्रॉप प्रोडक्शन फैक्टर जो होते हैं, एक मिनट, क्रॉप प्रोडक्शन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इज।
तो इसमें से जो है कौन सा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैच्योरिटी है या क्योरिंग है, लाइट है या ऑल ऑफ द एब। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है, लाइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इज। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट कंडीशन के लिए जिम्मेदार जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो क्या है। तो साथियों जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस है या टेम्परेचर है या पैकेजिंग है या ऑल ऑफ द एब है। तो साथियों इसमें सारे के सारे फैक्टर्स आपके सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो चाहे एटमॉस्फेरिक गैसेस हो या टेम्परेचर हो या पैकेजिंग हो, ये सभी के सभी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की कंडीशंस में जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी क्या क्षमता होती है। तो साथ ही उसकी क्षमता होती है 50 से लेकर के 250 टन पर ईयर जो है फूड प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी होती है उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। तो 50 से 250 आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कॉटेज स्केल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लघु कह सकते हैं पैमाने पर या जो है कुटीर पैमाने पर जो है फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री होती है उसका क्या पैरामीटर होता है। तो साथियों इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 10 से लेकर 50 टन पर ईयर। 10 से लेकर 50 टन पर ईयर जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, फूड प्रोसेसिंग करते हैं, इस पैमाने पर करते हैं तो उसे हम कॉटेज स्केल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ लार्ज स्केल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बड़े पैमाने पर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को किस तरीके से मापते हैं। तो साथियों जब अगर 2.5 टन से 250 टन से जो है अगर ज़्यादा जो है 250 टन से अगर ज़्यादा जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट की अगर कैपेसिटी है, क्षमता है, तो उसे हम बोलते हैं लार्ज स्केल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो लार्ज स्केल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो क्षमता होती है वो 250 टन पर ईयर से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ होम स्केल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो होम स्केल के यानी घरों पर जो है आप कह सकते हैं कि या गृह में जो है आप जो है अगर आप घर पे जो है इसको अगर कह सकते हैं कि स्टार्ट करना चाहते हैं, होम स्केल क्या होगी इसकी जो है कैपेसिटी। तो साथियों होम स्केल जो कैपेसिटी होगी वो जो है आपका जो है 10 टन से कम होगी, 10 टन पर ईयर से कम होगी जो है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इज़ मेजर प्रोसेस्ड फूड इम्पोर्टर ऑफ फ्रूट जूस एंड जैम फ्रॉम इंडिया। तो कह रहा है कि कौन सा कंट्री है जो मेजर जो है प्रोसेस्ड फूड मटेरियल को इंपोर्ट करने का काम करता है, अर्थात यहाँ से ले जाता है, उसका आयात करता है भारत से। तो भारत से आयात करता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन है, वो है रसिया। रसिया जो है इसको इंपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भी पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो मेजर इंपोर्टर है, मतलब आयातक है। किसका आयातक है? कैन फ्रूट्स का, जो कैनिंग वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनका। तो साथियों उसमें जो है आपका जो ऑप्शंस है आपका UAE, RSA पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो रसिया है या पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 22 में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें USA भी है, तो USA भी है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, RSA है ना कि USA है। UAE USA है और आपका UAE है और आपका बांग्लादेश है। ये 3 हैं जो कैन फ्रूट्स को जो है इंपोर्ट करते हैं इंडिया से अधिक मात्रा में, या टॉप 3 कंट्रीज़ कह सकते हैं। तो इसमें से जो है USA तो नहीं दिया गया ना, बांग्लादेश दिया गया है, तो UAE का नाम दिया गया है। तो UAE आपका पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। UAE जो है ऐसा देश है जो कह सकते हैं कि कैन फ्रूट्स को जो है इंपोर्ट करता है इंडिया से, पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो मेजर वो कौन सा देश है जो मेजर जो है इंपोर्टर है, किसका है? तो वेजिटेबल्स का, कैन वेजिटेबल्स का। तो कैन वेजिटेबल्स में जो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है UK, USA, UAE या ऑल ऑफ द। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जो आपका जो सभी हो सकते हैं, चूँकि UAE का नाम भी है, इसमें USA है, UK भी है। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि USA और UAE तो होते ही हैं। UK भी जो है आपका इंपोर्टर है, एक अच्छा इंपोर्टर माना जाता है वेजिटेबल्स का, जो इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री है जो इंपोर्ट करती है किसको? डिहाइड्रेट ऑनियन को जो है इंडिया से डिहाइड्रेटेड ऑनियन को इंडिया से कौन सा देश है जो इंपोर्ट करता है? तो साथियों उसमें ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन है, वो जापान कंट्री है जो इंडिया से इंपोर्ट करने का काम करता है हाइड्रेटेड ऑनियन को इंपोर्ट करने का इंपोर्टर जो है वो जापान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सा कंट्री है जो मेजर इंपोर्टर है किसका? जो है फ्रूट पिकल का, जो फ्रूट पिकल्स होते हैं उसका एक प्रमुख, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है इंपोर्टर कौन है जो इंडिया से इंपोर्ट करता है? तो साथियों क्या वो चिली है, USA है, न्यूजीलैंड है या न्यू गिनी है? तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा।
25 में आपका ऑप्शन नंबर बी यूएसए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रूट पिकल का जो है इम्पोर्टर जो है आपका यूएसए होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपेडा रिप्लेस्ड, अपेडा ने किसको रिप्लेस किया हुआ है? तो अपेडा ने रिप्लेस किया हुआ है पीएफईपीसी को, पीएफईपीसी को जो है रिप्लेस किया है अपेडा ने। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डेगलेट नूर इज, डेगलेट नूर क्या है? तो डेगलेट नूर एक प्रकार का डेट पाम है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। डेगलेट नूर जो है एक प्रकार का क्या है? डेट पाम है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डेट पाम, डेगलेट नूर एक प्रकार का डेट पाम है। ऑप्शन नंबर आपका बी। ए डेली मील शुड इंक्लूड, एक जो है प्रत्येक दिन जो है जो डेली मील होती है उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? तो साथियों उसमें 300 ग्राम जो है ट्यूबर वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 300 ग्राम जो है ट्यूबर वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, तो डेली कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है तो साथियों ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम कितना एनर्जी इनटेक कर रहे हैं, कितना हमको एनर्जी चाहिए, किस तरीके से हमारी कार्य क्षमता है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन जो है एक कह सकते हैं कि औसतन जो है आप 300 से 400 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन जो है हमें 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रूट सुक्रोज प्रेजेंट इन डेट इज, जो फ्रूट है फ्रूट सुक्रोज जो है आपका प्रेजेंट इन डेट पाम में, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया इसने। डेट पाम जो फ्रूट है उसमें सुक्रोज की मात्रा कितनी उपस्थित होती है? तो साथियों उसमें लगभग 70% होती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो डेट एक फ्रूट है या ड्राई फ्रूट्स है उसमें सुक्रोज की मात्रा, सुक्रोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें उसकी कितनी मात्रा होती है? तो साथियों सुक्रोज की मात्रा जो है डेट में 70% के समथिंग होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ ड्राइड फ्रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो ड्राई फ्रूट्स की जो कला है वो कहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई है? तो साथियों ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से शुरुआत हुई है, मेडिटेरियन से शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन की जो प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होती है? तो साथियों वो लगभग 70 ग्राम की समथिंग होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। 60 से 70 ग्राम जो है हमें प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है एमंग फॉलोइंग फ्रूट्स विच हैज़ मोर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, इसमें से जो फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें है? तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट ऑप्शन है। कैशू नट में जो है काजू में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा है। जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस में काजू जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। फैट इज़ हाईएस्ट इन, इसमें जो ऑप्शंस में जो फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं ड्राई फ्रूट्स हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है साथ ही स्वीट कॉर्न भी दिया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है किसमें फ़ैट की मात्रा है? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी है वॉलनट। वॉलनट में सबसे ज़्यादा जो है ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें वॉलनट में सबसे ज़्यादा जो है फ़ैट की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है वाटर सोल्यूबल विटामिन इज, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन है? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन साथियों आपका बी और सी होते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता ही है, विटामिन सी भी होता है, तो बोथ ए और बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है? तो साथियों फैट सोल्यूबल विटामिन में ए डी ई के आता है। तो आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन ए और डी और ई और के सब के सब जो है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वसा विलेज जो है विटामिन होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन इज इंटरनेशनल यूनिट ऑफ 15,000 विच कैन बी अचीव्ड बाय कंज्यूम। कह रहे हैं कि जो विटामिन ए है इसकी जो प्रतिदिन की जो आवश्यकता होती है जो है वो आपका 5,000 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होती है। इसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो साथियों इसको हम प्राप्त कर सकते हैं मैंगो और पर्सियंस फ्रूट से, मैंगो और परसिमन फ्रूट से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मैंगो और परसिमन फ्रूट से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो 5,000 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट जो है विटामिन ए की आवश्यकता होती है प्रतिदिन उसको हम मैंगो और परसिमन फ्रूट से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेजर वेजिटेबल्स सोर्स ऑफ थायमिन एंड B2 इज, मेजर विटामिन सोर्स ऑफ थायमिन एंड B2 और थायमिन का जो है मेजर सोर्स क्या है? तो साथियों इसका जो मेजर सोर्स है वो आपका है ऑप्शन नंबर आपका सी पालक जो है इसका मेजर सोर्स है। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट mg ऑफ थायमिन इज प्रेजेंट इन कैशूनट में कितने मिलीग्राम जो है थायमिन प्रेजेंट होता है? तो साथियों इसकी मात्रा बहुत कम होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लगभग 0.5 mg जो है 0.5 mg जो है मात्रा उपस्थित होती है थायमिन की।
अगला क्वेश्चन है मेजर सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन इज, राइबोफ्लेविन जो है मेजर सोर्स किसका है, मेजर सोर्स किसका है, तो साथियों बेल इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका इसमें राइबोफ्लेविन की अच्छी खासी मात्रा होती है, एक रिच सोर्स के रूप में जाना जाता है बेल। अगला क्वेश्चन है मेजर सोर्स ऑफ नियासिन, नियासिन जो है किसका अच्छा सोर्स माना जाता है, तो साथियों जो मेजर सोर्स जो है नियासिन जो है मेजर सोर्स किसका है, तो मेजर सोर्स जो है नियासिन का माना जाता है लीची, पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लीची जो है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की जो है प्रतिदिन कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो साथियों लगभग 90 mg की आवश्यकता होती है, 90 mg की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एडल्ट कंजप्शन यूनिट इज, एडल्ट की कंजप्शन यूनिट कितनी होती है, लगभग कितनी जो है इकाई जो है उनकी उपभोग क्षमता होती है, तो साथियों लगभग 24 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच इज़ केमिकल चेंज इन फूड, भोजन में जो है कह सकते हैं या खाद्य पदार्थों में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन इसमें आपका साथियों कलर का है कि फ्लेवर का है कि मिनरल्स का है कि ऑल ऑफ द एबव, तो मुझे लगता है कि इसमें ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, कलर का, फ्लेवर का, मिनरल्स का कि ऑल ऑफ द साथियों। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है, मिनरल्स का जो है, मिनरल्स का चेंज जो है आपका केमिकल चेंज माना गया है। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ चेंजेज, इसमें से कौन सा जो है एक प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं है, तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या मैकेनिकल चेंज, तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है। मैकेनिकल चेंज एक प्रकार का चेंज नहीं, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबियल चेंज होते हैं, लेकिन मैकेनिकल चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 46 प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन इज, जो हम प्रिजर्वेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन का सिद्धांत क्या है, तो प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन या प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन या प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट पेस्ट या ऑल ऑफ दी एब, तो साथियों इसका क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो प्रिजर्वेशन का जो प्रिंसिपल होता है उसमें हम प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से प्रिवेंट करते हैं, या प्रिवेंशन करते हैं सेल्फ डिकम्पोजिशन से, या प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट पेस्ट से, तो इन सभी से हम जिसको हम प्रिवेंट करते हैं तो उसे हम ये जो आपका है प्रिवेंशन कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ दी आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। स्पेसिस मीन्स क्या होता है, तो साथियों स्पेसिस का मतलब क्या होता है, स्पेसिस का मतलब होता है केमिकल किलिंग ऑफ माइक्रोब्स या फिजिकल किलिंग ऑफ माइक्रोब्स या प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। साथियों ऐसे स्पेसिस का मतलब होता है प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रोब्स की जो है एंट्री को जो है प्रिवेंट करना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है प्रोटियोलाइटिक इज प्रेजेंट इन, प्रोटियोलाइटिक जो है किस में प्रेजेंट होता है, तो साथियों प्रोटियोलाइटिक जो प्रेजेंट होता है वो पाइन एप्पल में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट ऑप्शन है, प्रोटियोलाइटिक जो है आपका पाइन एप्पल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग द फ्रूट स्ट्रक्चर, इसमें से कौन है जो फलों की जो है फलों में जो है सॉफ्टनिंग कह सकते हैं उनके चिकनेपन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, तो साथियों फिनोलेज है या एमाइलेज है या लिपोलाइटिक है या पेक्टिनोलाइटिक है, तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका डी है पेक्टिनोलाइटिक, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। पेक्टिनोलाइटिक के कारण जो फल होते हैं उनमें सॉफ्टनिंग आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट की राइपनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, साथियों फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो है आपका एमाइलेज। एमाइलेज जो है आपका फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड आर इन द वाटर एक्टिविटी रेंज ऑफ, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड में जो है वाटर एक्टिविटी रेंज कितनी होती है, तो साथियों होती है 0.6 से लेकर 0.9, पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द आइडियल पैकेजिंग मटेरियल फॉर हाई प्रेशर प्रोसेसिंग ऑफ फूड इज़, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग फूड के लिए जो है कौन सा जो है आइडियल पैकेजिंग मटेरियल माना जाता है, तो साथियों माना जाता है फ्लेक्सिबल पाउचेज। फ्लेक्सिबल जो पाउच होते हैं वो जो है आपका आइडियल पैकेजिंग मटेरियल के रूप में जाने जाते हैं। किसके लिए, वो जो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग फूड्स होते हैं उनके लिए जो है फ्लेक्सिबल पाउचेज जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ ब्लांचिंग वेजिटेबल बिफोर फ्रीजिंग इज टू, जो मेन पर्पज होता है ब्लांचिंग का जो है ब्लांचिंग जो वेजिटेबल्स में करते हैं फ्रीजिंग के पहले, तो वो क्या है, उसका मेन पर्पज क्या है, तो साथियों इंक्रीज कलर या सॉफ्टन सेलुलोज या डीएक्टिवेट एंजाइम, तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। एक्टिवेट को जो है डीएक्टिवेट करने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं वेजिटेबल्स में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, वेजिटेबल और फ्रूट्स से संबंधित उसकी प्रोसेसिंग से संबंधित कौन सा जो है इसमें कथन सही है, तो दे गेट स्वेल्ड वेरी फास्ट एंड हेंस नीड टू बी कंज्यूम सून, कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाते हैं इसलिए उनको जो है जल्दी ही उपभोग कर लेना चाहिए। और दे हैव हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड शुड बी केप्ट इन ए कोल्ड डार्क प्लेस,
उनमें जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसलिए उनको जो है कोल्ड और डार्क प्लेस में रखना चाहिए। दे आर टेंडर एंड हैंस गेट स्पॉइल्ड ईजिली, वे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो साथियों इसमें सारी चीज़ें जो है आपका इसमें करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्ट लॉसेस अकर इन जनरल आर, जब हम फ्रूट और वेजिटेबल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट लॉस कितना हो जाता है, तो साथियों लगभग 30% जो है ट्रांसपोर्ट लॉस हो जाता है। इसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट जेली इज़, फ्रूट जेली की प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, तो साथियों वो है आपका पेक्टिन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पेक्टिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ब्लांचिंग इज कॉमनली डन इन वेजिटेबल्स इंडस्ट्रीज टू इनएक्टिवेट, ब्लांचिंग जो प्रक्रिया करते हैं हम वेजिटेबल्स इंडस्ट्री में, तो वो किसको इनएक्टिवेट करने के लिए की जाती है, तो साथियों वो एंजाइम को इनएक्टिवेट करने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द फ्रूट राइपनिंग इज डन टू द प्रोडक्शन ऑफ, ये फ्रूट राइपनिंग वाली जो प्रोसेस होती है ये किसके द्वारा जो है कंप्लीट होती है, तो साथियों इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है इथाइलिन का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द प्रोसेस कॉमनली अप्लाइड टू टिश्यू सिस्टम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रायर टू फ्रीजिंग टू इनएक्टिवेट द एंजाइम इज, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम एंजाइम को इनएक्टिवेट करते हैं साथियों इसे हम ब्लांचिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन द कॉमन एडिटिव एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिनिमली प्रोसेस्ड फूड फॉर द रिडक्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी इज, कॉमन एडिटिव कौन सा है जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको मिलाते हैं किसमें, प्रिपरेशन ऑफ मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, तो ऐसे फूड मटेरियल को बनाने के लिए जिसमें हम वाटर को जो है हम चाहते हैं कि वाटर का रिडक्शन एक्टिविटी जो है वो जो है आपका कम से कम हो, तो इसके लिए हम कौन से जो है एडिटिव को हम मिलाते हैं, तो साथियों उसमें मिलाते हैं सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं। सोडियम क्लोराइड वाटर एक्टिविटी को कम करने के लिए हम जो एडिटिव मिलाते हैं तो साथियों वो है सोडियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज एडेड टू ए जेली, जेली में कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है, तो साथियों जेली में जो मिलाया जाता है वो आपको पता ही है, जेली में हम मिलाते हैं क्या, पेक्टिन को, एसिड को या शुगर को या ऑल ऑफ द एब, तो जेली में जो है आपका जो है मिलाया जाता है। नेक्स्ट ये फिर से जो है तो जेली में जो हम मिलाते हैं पेक्टिन को मिलाते हैं, एसिड को मिलाते हैं, शुगर को, सब सारी चीज़ों को मिलाते हैं। साथियों एक झींगुर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार वो साउंड कर रहा है बैकग्राउंड में, तो इससे बार बार डिस्टर्बेंस हो जा रही है, इसलिए वीडियो के बीच में पॉज करना पड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द फ्रूट इंग्रेडिएंट्स एंड नॉट द फ्रूट जूस, इनमें से कौन सा जो है इंग्रेडिएंट्स है जो फ्रूट्स में मिलाया जाता है, फ्रूट जूस में नहीं, तो जैम जेली, जैम एंड जेली या नाइदर ऑफ द मेंशन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द फ्रूट इंग्रेडिएंट्स एंड नॉट फॉर फ्रूट जूस, कौन है जो फ्रूट इंग्रेडिएंट्स में तो मिलाया जाता है लेकिन जो है आपका इसमें से कौन सा जो है जो जैम है कि जेली है, जैम जेली दोनों है, इनमें से कोई नहीं जिसको हम जो है फ्रूट्स इंग्रेडिएंट्स मानते हैं लेकिन हम फ्रूट जूस में इसको नहीं हम इंक्लूड करते हैं। तो साथियों इसमें क्या है, क्या जैम है वो जेली है या जैम जेली दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो साथियों इसमें जो है आपका जैम पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका दिस इज ए प्रोडक्ट टू मेड फ्रॉम साइट्रस फ्रॉम जूस एंड पील एंड एडेड विद शुगर, तो क्या है जिसको हम बनाते हैं साइट्रस फ्रूट से जो है फ्रूट जूस से एंड उसको पील करते हैं और इसमें शुगर मिलाते हैं, तो साथियों इसे कहते हैं मार्मालेट्स कहते हैं, मार्मालेट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मार्मालेट्स से मुरब्बा कहा जाता है। दिस इज ए प्रोडक्ट टू मेड फ्रॉम साइट्रस फ्रूट्स मिलाया जाता है, साइट्रस फ्रूट जूस एंड पील, उसे पील करते हैं एंड एडेड विद शुगर, उसे शुगर मिलाते हैं, तो साथियों इस तरीके से मिलाया जाता है जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं मार्मालेट कहते हैं, उसे मुरब्बा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जैम जेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जैम जेली, इनमें से कौन है जैम है जेली है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जेल के फॉर्मेशन के लिए, तो साथियों जेल के फॉर्मेशन के लिए पेक्टिन है, एसिड है, वाटर है, शुगर है, तो जिनकी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ है वो है आपका पेक्टिन है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो साथियों अगला क्वेश्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ डॉट एंड फिर उसके बाद 2 बार डॉट है, प्रोटोपेक्टिन इज अनेबल टू फॉर्म ए जेल, इनमें से किसकी प्रेजेंस के कारण जो है प्रोटोपेक्टिन अनेबल होता है जेल बनाने के लिए, तो साथियों इसमें मेथिल एल्कोहल और पैक्टिक एसिड के कारण जो है ये अनेबल होता है एक जेल बनाने के लिए, या पैक्टिक एसिड और शुगर के लिए की प्रेजेंस के कारण, या फिर शुगर और एसिड, या फिर आपका एसिड और मेथिल एल्कोहल, तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है शुगर और एसिड, तो यहाँ पर रहेगा शुगर, यहाँ पर रहेगा एसिड, तो शुगर और एसिड की प्रेजेंस के कारण जो प्रोटोपेक्टिन होता है वो अनेबल होता है जेल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाई पीलिंग इज नोन एज, लाई पीलिंग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो साथियों लाई पीलिंग को हम बोलते हैं केमिकल पीलिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाई पीलिंग को हम केमिकल पीलिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका
पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो साथियों ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैड स्मेल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द ओल्डेस्ट फर्मेंट प्रोडक्ट इज, सबसे पुराना जो है किण्वित पदार्थ कौन सा है या उत्पाद कौन सा है? तो साथियों वो है आपका विनेगर। विनेगर जो है सबसे जो है पुराना जो है आपका ओल्डेस्ट फर्मेंट प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? तो साथियों ये है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ, ये लखनऊ में जो है लोकेटेड है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज नोन एज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ड्राइंग करना क्या कहलाता है? तो साथियों इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नोन एज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कहा जाता है इसे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेम्परेचर फॉर स्टलाइजेशन, स्टलाइजेशन के लिए टेम्परेचर क्या रखते हैं? तो साथियों मुझे पता है कि इसका आंसर सबको पता होगा। वो ऑप्शन वो टेम्परेचर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। स्टलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर रखते हैं वो साथियों 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केमिकल इज़ यूज्ड फॉर रीग्रीनिंग, रीग्रीनिंग के लिए जो है हम कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं? तो साथियों रीग्रीनिंग के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो है जिब्रेलिन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिब्रेलिन को हम इस्तेमाल करते हैं रीग्रीनिंग के लिए। पास्चुराइजेशन इज अकर्ड, पास्चुराइजेशन किस में होता है? जैम में होता है कि जेली में होता है कि बेवरेज में होता है कि मार्मालेट्स में होता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पास्चुराइजेशन की जो क्रिया होती है इन ऑप्शंस में वो बेवरेज में होती है, पेय पदार्थों में होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बाय विच इंस्ट्रूमेंट टीएसएस इज मेजर्ड, किस यंत्र के द्वारा जो है टीएसएस को मापा जाता है? तो साथियों वो मापा जाता है रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा हम टीएसएस को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ एप्पल्स, एप्पल के फर्मेंटेशन से कौन सा जो है पदार्थ जो है बनता है? तो साथियों वो है आपका सीडर या साइडर जो भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एप्पल्स के जो है फर्मेंटेशन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ एप्पल्स, एप्पल के फर्मेंटेशन से जो है जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं साइडर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ कैनिंग आफ्टर प्रोसेसिंग द कैन्स आर कूल रैपिडली टू अबाउट, आप कैनिंग के बाद जो है प्रोसेसिंग के दौरान जो है कैन को कूल किया जाता है बहुत तेज़ी के साथ, तो कितने टेम्परेचर पर कूल करते हैं? तो साथियों वो कूल करते हैं इनको लगभग 39 डिग्री सेल्सियस पर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनको कूल करते हैं 39 डिग्री सेल्सियस पर। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एक गुड जैम शुड कंटेन इनवर्ट शुगर अप टू, एक अच्छे जैम में कितने प्रतिशत जो है इनवर्ट शुगर की मात्रा होनी चाहिए? तो साथ ये होना चाहिए लगभग 40%, कहीं कहीं पर 50% भी मेंशन है, तो 30 से 50% से माना जाता है। तो इस तरीके से हम डी ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं। लेकिन कई स्थानों पर इसको 40% भी दिखाया गया है, लेकिन जो आप देखेंगे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको 30 से 50% तक दिखाएगा, तो कर सकते हैं उस हिसाब से। तो आपका 50% यानी 50% ही सही होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डिग्रीनिंग ऑफ साइट्रस फ्रूट कैन बी अचीव्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स, डिग्रीनिंग जो है साइट्रस फ्रूट में किसके द्वारा जो है प्राप्त की जाती है? तो साथियों अभी हमने पढ़ा था ऊपर, तो उसमें हमने पढ़ा था जो है कि जो डिग्रीनिंग होती है वो उसमें था रीग्रीनिंग, ये है डिग्रीनिंग। तो साथियों ये आपका डिग्रीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है इथाइलिन है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है टोमेटो केचप जनरली कंटेन टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, टोमेटो केचप जनरली जो है उसमें जो टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है वो कितना होता है? साथियों वो होता है 25% होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोमेटो का जो केचप होता है उसमें जो टीएसएस होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है टीएसएस ये है 25% पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है परमिसिबल लिमिट फॉर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के लिए जो आपका जो परमिसिबल मात्रा जो होती है वो इन स्क्वैश क्रसेस एंड फ्रूट सिरप वो कितनी होनी चाहिए? वो साथी होनी चाहिए 300 ppm होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए? 300 ppm होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका ड्राइड पी हैव मॉइस्चर परसेंटेज, जो सूखी हुई मटर होती है सूखी मटर में कितने प्रतिशत नमी की मात्रा होनी चाहिए? साथ ही होनी चाहिए 10 से 12%। बी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर प्रोसेस्ड अबाउट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कुल जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो उत्पादन होता है उसका कितने प्रतिशत जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग की जाती है? तो साथ ही वो लगभग 1% जो ही किया जाता है। लगभग 1% जो है जो टोटल प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उसका लगभग 1% ही उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन 1% आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिमम पीएच ऑफ जेली शुड बी, जो जेली की जो है पीएच कितनी होनी चाहिए? तो साथियों जेली की जो पीएच होनी चाहिए वो 3.2 से लेकर के 3.7 होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एम निकोलस अपार्ट डेवलप फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल प्रिजर्वेशन इन ग्लास कंटेनर। एम निकोलस अपार्ट ने जो है सबसे पहले जो है सक्सेसफुली जो है प्रिजर्वेशन को किया था, ग्लास प्रिजर्वेशन किया था। तो साथ ही वो किस सन में किया था, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1804 में किया था। एम निकोलस अपार्ट जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम जो प्रिजर्वेशन किया था वो 1804 में किया था। अगला क्वेश्चन है CFTRI इज लोकेटेड। CFTRI क्या है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है, तो साथियों तो ये स्थित है आपका मैसूर में। आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैसूर कर्नाटका में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है आपका ये मैसूर कर्नाटका में सिचुएटेड है या लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट, इनमें से कौन सा जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तो साथ ही इसमें जो फ्रूट है क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो है आपका बनाना। आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द वोलेटाइल कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इम्पोर्ट्स। वोलेटाइल कंपाउंड जो बनता है फलों के पकते समय, तो साथियों वो उसमें फ्लेवर ला देता है। क्या करता है उसमें, वो उसमें फ्लेवर लाने का काम करता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द फिजिकल डैमेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू ड्रॉपिंग आर हिटिंग, जो फिजिकल डैमेज होती है वस्तुओं में उनके गिरने के कारण या उनके टकराने के कारण, साथियों उसे कहते हैं कंप्रेशन बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इम्पैक्ट नहीं बोलेंगे, कट नहीं बोलेंगे, वाइब्रेशन नहीं बोलेंगे, उसे कंप्रेशन कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स इज डन इन। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन जो है फ्रूट्स में वो किसके द्वारा होता है, तो साथियों वो होता है शुगर सोल्यूशन के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स इज डन इन। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन जो फलों का होता है वो किसके द्वारा होता है, शुगर सोल्यूशन के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और साथियों ये है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है आपका जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मेंटेड फ्रूट बेवरेज, इनमें से कौन सा जो है फर्मेंटेड फ्रूट बेवरेज है, तो साथियों वो है आपका साइडर, जो कि एप्पल के फर्मेंटेशन से बनता है। तो आपका डी ऑप्शन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट 90 MCQs टाइप के क्वेश्चंस जो आपके कोर्स टाइटल से रिलेटेड थे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने वाले होंगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के जो आंसर्स हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जल्दी एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।